अगले दिन ओशन हाइट्स के काम को गति देने के लिए सभी औपचारिकताओं पर हस्ताक्षर किए गए। अवनी का इन्फिनिटी पूल डिजाइन अब आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट का हिस्सा था। व्यावसायिक रूप से अवनी ने अपनी जगह बना ली थी। गोवा में उनकी ये अंतिम शाम थी। पैकिंग के बाद अवनी ने विला से बाहर निकलकर अकेले समुद्र तट पर टहलने का फैसला किया। चांदनी रात थी और लहरों की आवाज शांत करने वाली थी। वो कुछ देर रेत पर बैठी रही, अपने जीवन में आए इस तूफान देवराज सिंह शेखावत के बारे में सोचती रही। उसने $50 लाख के कर्ज के बदले अपनी कंपनी को बचा लिया था, लेकिन अब वो एक ऐसे आदमी की गिरफ्त में थी जो उसके मन को अशांत कर रहा था। मुझे पता था कि तुम यहाँ मिलोगी, देवराज की आवाज पीछे से आई। उसने हल्के रंग के लिनेन के कपड़े पहने थे जो उस रात की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहे थे। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया, लहरें उसके पैरों को छू रही थीं। मैंने सोचा था कि तुम काम खत्म होने के बाद आराम कर रहे होगे, अवनी ने कहा, बिना उसकी तरफ देखे। आराम? मेरे लिए काम कभी खत्म नहीं होता, और आज रात मुझे किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी, उसने कहा। वो अवनी के बगल में बैठ गया। उनके बीच सिर्फ रेत का एक छोटा सा टुकड़ा था। तुम यहाँ क्यों हो मिस्टर शेखावत? अवनी ने पूछा। मैं अपनी संपत्ति को देखना आया हूँ, उसने रूखे ढंग से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो ठंडा व्यंग्य नहीं था, बल्कि एक गहरी छिपी हुई इच्छा थी। अवनी ने प्रतिरोध किया। मैं आपकी संपत्ति नहीं हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं। देवराज ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। 6 महीने, ये एक लंबा समय है अवनी। तुम मुझे चुनौती देती हो, तुम मेरे हर आदेश पर सवाल उठाती हो, तुम मेरी सीमाएं तोड़ती हो, तुम खुद को मेरे निजी स्वीट से दूर रखती हो, मेरी तरफ से आए आकर्षण को अस्वीकार करती हो, और फिर भी तुम्हारी आंखें, वे मुझे बताती हैं कि तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूं। यह एक सीधा आक्रमण था। अवनी का दिल तेजी से धड़का। उसने पलटवार करने की कोशिश की। आप गलत हैं, मैं सिर्फ अपनी फर्म बचाने की परवाह करती हूं। देवराज ने अपना हाथ धीरे से बढ़ाया और अवनी की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठा दिया ताकि वो सीधे उसकी आंखों में देख सके। उसका स्पर्श गर्म और अधिकारपूर्ण था। झूठ मत बोलो अवनी, झूठ मुझे आकर्षित नहीं करता, मुझे सच्चाई चाहिए। तुम जानती हो कि ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये मेरे तुम्हारे ऊपर अधिकार और तुम्हारे मेरे ऊपर आकर्षण के बारे में है। उनके बीच का फासला अब न के बराबर था। समुद्र की लहरों की आवाज और हवा की सरसराहट को छोड़कर सब कुछ शांत था। तुम हमेशा खुद को रोकती क्यों हो? देवराज ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये एक खेल है अवनी, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरे साथ खेलो, बिना डर के। अवनी को लगा कि वो अब विरोध नहीं कर सकती। देवराज की आंखों की तीव्रता ने उसके आत्मनियंत्रण को तोड़ दिया था। वो जानती थी कि उसे अब यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर रेत में जमे हुए थे। मैं वो बोल नहीं पाई। देवराज ने उसकी चुप्पी को सहमति मान लिया। उसने अवनी की ठुड्डी को और कसकर पकड़ा और अपने होंठ धीरे धीरे उसके होंठों के करीब लाए। एक चुंबन, उसने उसके होंठों के ठीक ऊपर फुसफुसाया। सिर्फ एक चुंबन, और तुम तय करोगी कि ये आगे बढ़ेगा या नहीं। ये मेरा आदेश नहीं है, ये मेरा आमंत्रण है। अवनी ने उस क्षण सारी दुनिया भूल गई। उसके मन में $50 लाख का कर्ज, उसके पिता का नाम और उसके चाचा की चेतावनी सब गायब हो गए। सिर्फ देवराज की आंखों की आग और उसके स्पर्श की गर्मी बची थी। उसने विरोध करने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, देवराज ने अपने रूखेपन को छोड़कर उसे बेहद तीव्रता और मांग के साथ चूम लिया। ये चुंबन रूखा नहीं था, ये ताकत, स्वामित्व और लंबे समय से दबी हुई इच्छा से भरा था। अवनी ने पहले तो विरोध किया, लेकिन फिर हार मान ली और उसी जुनून के साथ जवाब दिया। जब वे अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थीं। देवराज ने अवनी को अपने बाहों में खींच लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। तुम मेरी हो अवनी, हमेशा से थी, उसने फुसफुसाया, और मैं तुम्हें ये 6 महीने में हर पल महसूस कराऊंगा। अवनी को पता था कि इस एक चुंबन ने उनके प्रोफेशनल रिश्ते की सीमा को हमेशा के लिए मिटा दिया था। खेल अब शुरू हो चुका था, और यह एक ऐसा खेल था जो उनके दिलों और उनके आत्मसम्मान को दांव पर लगा देगा। अगले दिन गोवा से मुंबई लौटते समय निजी जेट पर एक अजीब चुप्पी छाई हुई थी। रात के समुद्र तट पर हुआ वो ज्वलंत क्षण दोनों के बीच एक अनकहा सच बन गया था, जिसने उनकी पेशेवर दूरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। देवराज अब भी रूखा और अधिकारपूर्ण था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई निजी समझदारी थी जब वो अवनी को देखता था। अवनी ने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए एक मोटा पेशेवर कवच ओढ़ लिया था, लेकिन उसकी हर धड़कन देवराज के करीब होने पर तेज हो जाती थी। दफ्तर पहुंचते ही अवनी ने काम में खुद को झोंक दिया। उसने ये साबित करने की कसम खाई थी कि एक रात का आकर्षण उसे उसके मुख्य लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकता, अपनी फर्म को बचाना। लेकिन देवराज ने चीजें आसान नहीं बनाई।
उसने जानबूझकर अपनी मांगें बढ़ानी शुरू कर दीं। एक दोपहर अवनी एक महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करवाने उसके निजी दफ्तर में गई। यह ओशन हाइट्स के नए टेंडर के लिए है, अवनी ने कहा। देवराज ने फाइल एक तरफ रखी। पहले मुझे मेरी पिछली रात की कॉफी के बारे में बताओ। अवनी भौंचक्की रह गई। पिछली रात? मैं कल रात से यहां हूं। मैंने आपकी कॉफी नहीं बनाई। तुम अब मेरी 24/7 पीए हो, अवनी। उसने अपनी कुर्सी से उठकर अवनी की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस ब्रांड और किस तापमान पर अपनी कॉफी पीता हूं। वो उसके करीब आया। और हाँ, पिछली बार जब तुम मेरे कमरे में आई थी तो तुम बहुत साहसी थी। आज दफ्तर में तुम बहुत डरी हुई लगती हो। अवनी को पता था कि वो उसे जानबूझकर असहज कर रहा था। ये उसका तरीका था उसे याद दिलाने का कि उनका रिश्ता अब सिर्फ कागजात पर नहीं था। मैं डरी हुई नहीं हूं, मिस्टर शेखावत। मैं सिर्फ पेशेवर हूं, अवनी ने साहस जुटाकर कहा। देवराज ने उसके बालों का एक लट उठाया और धीरे से अपनी उंगलियों पर लपेटा। पेशेवर? पेशेवर तब खत्म हो गया था जब तुमने बीच पर मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया था। उसका स्पर्श आग जैसा था। अवनी ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो उसके बहुत करीब था। देवराज, ये दफ्तर है, हमें काम करना है, अवनी ने फुसफुसाते हुए कहा। काम? उसने व्यंग्य किया। ठीक है, तुम्हारा नया काम। आज रात मेरे साथ एक औपचारिक बिजनेस डिनर पर चलो। प्रतिद्वंद्वी कंपनी के मालिक भी वहां होंगे। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी पीए के रूप में नहीं, बल्कि अपनी महिला के रूप में पेश करना चाहता हूं। यह स्पष्ट रूप से सीमा लांघने वाला आदेश था। देवराज उसे अपनी शक्ति और अधिकार दिखाना चाहता था। मैं आपकी महिला नहीं हूं देवराज, मैं आपकी पीए हूं। तुम मेरी शर्तें नहीं तय करोगी, उसने कठोरता से कहा। तुम आज रात मेरे साथ चलोगी। तुम मेरी बाह थामोगी। तुम हर किसी को दिखाओगी कि तुम मेरी हो। यह व्यापार है अवनी। मुझे दिखाने दो कि मेरी संपत्ति कितनी खूबसूरत और वफादार है। अवनी को पता था कि अगर वो मना कर देती है तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता था। वह फंस चुकी थी। ठीक है, उसने हार मानते हुए कहा, लेकिन मैं सिर्फ काम के लिए वहां जाऊंगी। अच्छा, देवराज मुस्कुराया। ये एक असली मुस्कान थी जो उसके चेहरे को खतरनाक रूप से आकर्षक बना रही थी। 7 बजे तुम यहां वापस आओगी। मैं तुम्हें खुद तैयार होने में मदद करूंगा। अवनी की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। तुम भूल रही हो, मैं तुम्हें कीमती गहने पहनाना चाहता हूं। तुम मेरी हूं और मैं तुम्हें दुनिया के सामने उसी रूप में पेश करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। यह आदेश है अवनी। 7 बजे यहां। अवनी बिना कुछ कहे दफ्तर से बाहर निकली। उसका दिल उसके सीने में दर्द कर रहा था। वो जानती थी कि ये 6 महीने उसके जीवन का सबसे मुश्किल दौर होने वाला था, जहां उसका आत्मसम्मान और देवराज के प्रति उसका आकर्षण हर पल एक दूसरे से लड़ेंगे। शाम के 7 बजे अवनी वापस देवराज के निजी दफ्तर पहुंची। वो एक साधारण लेकिन एलिगेंट काली ड्रेस में थी। उसने बाल खुले रखे थे और उसका मेकअप मिनिमल था। देवराज इंतजार कर रहा था। उसने अपनी जैकेट उतार दी थी और सफेद शर्ट में था। मेज पर एक छोटा मखमली डिब्बा और हीरे का एक शानदार हार रखा था। जैसे ही अवनी अंदर आई, देवराज की आंखें उसे स्कैन करने लगीं। तुम अच्छी लग रही हो अवनी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तुम आज रात शेखावत एम्पायर का प्रतिनिधित्व कर रही हो, और मेरे लिए पर्याप्त कभी काफी नहीं होता। वो उसके पास आया और उसने मखमली डिब्बा उठाया। अंदर एक बेजोड़ चमकदार हीरे का हार था जिसकी कीमत शायद लाखों में थी। मैं ये सब नहीं पहन सकती, ये बहुत ज्यादा है, अवनी ने विरोध किया। तुम पहनोगी, देवराज ने कहा। उसकी आवाज अब आदेश थी। उसने हार उठाया और अवनी की तरफ मुड़कर उसके बालों को एक तरफ हटा दिया। देवराज की उंगलियां उसकी गर्दन को छू गईं, जिससे अवनी की सांस थम गई। उसकी सांसें अवनी की त्वचा पर पड़ रही थीं। उसने धीरे धीरे हार को अवनी की गर्दन के चारों ओर बांधा। यह एक अंतरंग, निजी क्षण था जो काम से बहुत दूर था। अब तुम मेरी लगती हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा और पीछे हट गया ताकि उसकी सुंदरता को निहार सके। तुम मेरी हर चीज हो अवनी, मेरी पीए, मेरी डिजाइनर और आज रात मेरी महिला। अवनी के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। हार की भारीपन और देवराज के शब्दों का वजन उसके कंधों पर था। डिनर पार्टी, खेल शुरू। वे शहर के सबसे विशेष और महंगे होटल के बॉलरूम में पहुंचे। डिनर पार्टी कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों से भरी हुई थी, जिसमें देवराज के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी विक्रम कपूर भी शामिल थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। देवराज अपने अभिमानी आकर्षण और अवनी के साथ उसकी शानदार उपस्थिति से सबका ध्यान खींच रहा था। देवराज ने अवनी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसका स्पर्श सिर्फ मार्गदर्शन नहीं था, ये स्पष्ट रूप से स्वामित्व का दावा था। जब भी कोई उन्हें बधाई देने आता, देवराज अपने हाथ को और कसकर पकड़ लेता। विक्रम कपूर, एक धूर्त व्यापारी,
उनके पास आया। देवराज, तुम्हें देखकर खुशी हुई। और ये कौन है? तुम्हारी नई पीए बहुत ही खूबसूरत है, शायद तुम्हारे पुराने वाली से ज्यादा आकर्षक है। देवराज मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें खतरनाक थीं। विक्रम, तुम्हारी दिलचस्पी हमेशा दूसरों की संपत्ति में ज्यादा रही है। ये मेरी पीए मिस अवनी है। और हाँ, उसने अवनी को करीब खींचते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। ये मेरी सबसे कीमती संपत्ति है। ये सिर्फ मेरे लिए काम करती है। यह स्पष्ट रूप से एक निजी बयान था, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों सीमाओं को लांघना था। विक्रम ने अवनी की तरफ देखा। ओह, तो इसका मतलब है कि एजी डिजाइन अब तुम्हारे शेखावत एम्पायर का हिस्सा है। अवनी, मुझे लगा था कि तुम अपना रास्ता खुद बनाओगी। अवनी ने उस पल को संभाला। उसने देवराज की तरफ नहीं देखा। एजी डिजाइन अब भी अपनी पहचान बरकरार रखे हुए है। मिस्टर कपूर, मैं यहाँ अपने काम और विशेषज्ञता के आधार पर हूँ, मिस्टर शेखावत की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में। हमारा सहयोग ओशन हाइट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है, जहाँ हमें पता है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। देवराज ने अपनी कमर पर अपना हाथ कस लिया। उसे उसकी बहादुरी के लिए चुपचाप सजा दे रहा था। वो उसे सिर्फ अपनी महिला के रूप में पेश करना चाहता था, न कि एक स्वतंत्र व्यवसायी के रूप में। अनियंत्रित पल डिनर के बाद तेज संगीत बजने लगा। देवराज ने अवनी को डांस फ्लोर पर खींच लिया। तुमने वहां मेरी बात काटी, देवराज ने उसके कान में फुसफुसाया, उसके शरीर को अपने से सटाते हुए। मैंने सिर्फ अपने काम का बचाव किया, अवनी ने कहा, अब पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में थी। नहीं, तुमने दुनिया को यह दिखाने से मना कर दिया कि तुम मेरी हो। यहाँ कोई एजी डिजाइन नहीं है अवनी, सिर्फ मैं हूं और तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। डांस तेज और अंतरंग होता जा रहा था। देवराज का हर स्पर्श, उसकी हर हलचल स्वामित्व से भरी थी। अवनी की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने मन में प्रतिरोध किया, लेकिन उसका शरीर देवराज के आकर्षण के आगे आत्मसमर्पण कर रहा था। तुम इस तरह नहीं कर सकते, अवनी ने हाँफते हुए कहा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, देवराज ने धीरे से उसके कान में कहा। याद है गोवा, तुम मेरी थीं और तुम अब भी मेरी हो। वो उसे डांस फ्लोर से दूर एक शांत अंधेरे कोने की तरफ ले गया, जो ताज़ी हवा के लिए बना था। उसने अचानक उसे दीवार से सटा दिया। मुझे ये हार उतारना है, उसने कहा, अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन पर लगे हार को छुआ। ये तुम्हें भारी लग रहा है। वो हार उतारने के लिए झुका और जानबूझकर उसके कान, गर्दन और कंधे को छूता हुआ पीछे से उसके हार को खोला। उसका स्पर्श इतना कामुक और निजी था कि अवनी की आंखें बंद हो गईं। तुम मेरी हो अवनी, उसने फिर फुसफुसाया, और फिर उसने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। उसने उसे एक तीव्र चुंबन दिया, जिसे छिपाना अब मुश्किल था। यह चुंबन रूखा नहीं था, ये मांग, जुनून और गुस्से से भरा हुआ था। यह एक सार्वजनिक स्थान था, लेकिन देवराज को दुनिया की परवाह नहीं थी। वह अपना स्वामित्व साबित कर रहा था। अवनी पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में थी। उसका दिल एक जंगली पक्षी की तरह धड़क रहा था। जब वे अलग हुए तो अवनी को पता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह 6 महीने का अनुबंध अब पूरी तरह से व्यक्तिगत बन चुका था। अगली सुबह अवनी दफ्तर में पहले से मौजूद थी। उसके चेहरे पर पिछली रात की थकान और दिल में उथल-पुथल साफ झलक रही थी। वो अपनी मेज पर बैठी थी, आंखों के सामने तैर रहे कागजातों में गोवा की रेत और देवराज के होठों का स्पर्श ढूंढ रही थी। तभी देवराज दफ्तर में दाखिल हुआ। वो ताज़ा, ठंडा और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, एक विजेता की चमक। गुड मॉर्निंग मिस अवनी, उसने अपनी सामान्य अधिकारपूर्ण आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर शेखावत, अवनी ने सपाट जवाब दिया, आंखें ऊपर उठाए बिना। देवराज उसके करीब आया। कल रात के लिए धन्यवाद। ओशन हाइट्स के टेंडर को फाइनल करने में डिनर पार्टी ने मदद की। मुझे खुशी है कि काम हो गया, अवनी ने कहा। देवराज झुककर उसकी मेज पर हाथ टिकाकर उसके चेहरे के करीब आया। और उस काम की कीमत क्या थी अवनी? क्या तुम जानती हो कि तुमने मुझे कल रात जो दिखाया, उसकी वजह से प्रतिद्वंद्वी कितने असहज हुए? अवनी ने आखिरकार आंखें उठाईं। मैंने सिर्फ वही किया जो एक पीए को अपनी कंपनी के लिए करना चाहिए था। मैंने अपने डिजाइन की विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया। देवराज ने धीरे से हंसा। नहीं मेरी प्यारी अवनी, तुमने दिखाया कि तुम मेरी संपत्ति हो, और जब मैं दुनिया को दिखाता हूं कि मेरी संपत्ति कितनी बेशकीमती है तो वे ईर्ष्या करते हैं। ये व्यापार है। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। सुनो, कल रात की वजह से मैं तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट दे रहा हूं, विंटेज विला। यह एक निजी प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के करीब है, और तुम इसके लिए मेरी अकेली डिजाइनर होगी। अवनी चौंक गई। ये तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। मुझे अपनी फर्म के लिए भी समय चाहिए। तुम्हारी फर्म? 6 महीने के लिए। तुम्हारा हर सेकंड मेरा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कहता है, देवराज ने लापरवाही से कहा।
ये तुम्हारी फर्म को बचाएगा। विंटेज विला का काम कल सुबह शुरू होगा। तुम आज शाम मेरे साथ साइट पर चलोगी। तुम्हें इसे अंदर से जानने की जरूरत है। ठीक है, मैं सिर्फ पेशेवर रूप से काम करूंगी, अवनी ने दृढ़ता से कहा। देवराज उसके कान के करीब फुसफुसाया। पेशेवर? क्या तुम अब भी पिछली रात के बाद ऐसा कह सकती हो? तुम्हें पता है अवनी, जब तुम प्रतिरोध करती हो तो तुम और ज्यादा आकर्षक लगती हो। लेकिन याद रखना, ये व्यापार है और मेरे व्यापार में विरोध हमेशा हारता है। वो पीछे हटा, लेकिन उसकी चेतावनी हवा में गूंज रही थी। शाम को वे विंटेज विला पहुंचे, शहर के शोर से दूर, समुद्र के किनारे एक पुराना शानदार महल जैसा घर। ये पूरी तरह से खाली और जीर्ण शीर्ण था, लेकिन इसमें एक खास प्राचीन आकर्षण था। ये मेरी दादी का घर था, देवराज ने शांत आवाज में कहा, जो उसकी सामान्य कठोरता से अलग थी। मैं इसे बिल्कुल मूल रूप में वापस चाहता हूं, लेकिन आधुनिक सुविधाओं के साथ। जब वे घर के अंदरूनी हिस्सों को देख रहे थे, तभी अवनी का ध्यान एक पुराने धूल भरे पियानो पर गया। ये पियानो, क्या ये काम करता है? अवनी ने पूछा। देवराज ने उसे देखा, जैसे उसने कोई निजी जानकारी पूछ ली हो। हाँ, यह काम करता है। मेरी दादी रोज इस पर बजाती थीं। तुम्हें इससे क्या? कुछ नहीं, अवनी ने जल्दी से कहा। बस डिजाइनिंग में ऐसी चीजें एक कहानी बताती हैं। देवराज अचानक उसके करीब आया और विला की शांति में उसकी उपस्थिति असहनीय रूप से अंतरंग थी। उसने अवनी को एक पुरानी घुमावदार सीढ़ी की तरफ धकेल दिया, उसके शरीर को दीवार से सटा दिया। तुम एक खूबसूरत कहानी हो अवनी, उसने धीमी गहरी आवाज में कहा, और मैं तुम्हें फिर से डिजाइन करने वाला हूं। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रतिरोध, सब कुछ। तुम्हें 6 महीने के लिए मेरी जरूरतों के हिसाब से ढलना होगा। अवनी ने सांस रोक ली। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, मैं कर सकता हूं, उसने कहा। उसने अपनी उंगलियां अवनी के गालों पर रखीं। तुम मेरी शर्तें नहीं बदल सकती। तुम अब मेरा घर बना रही हो। मेरे नियम लागू होंगे। और मेरा पहला नियम यह है कि तुम मेरे साथ अब और पेशेवर होने का नाटक नहीं कर सकती। यह एक चुनौती थी, एक आदेश था, और अवनी को पता था कि उसका दिल इस आदमी के खतरनाक खेल में तेजी से फंसता जा रहा था। अवनी विंटेज विला के अंधेरे और एकांत में देवराज की गिरफ्त में थी। हवा में मिट्टी और पुरानी लकड़ी की महक थी, जो उनकी बढ़ती बेचैनी के लिए एक पृष्ठभूमि बना रही थी। मैं नाटक नहीं कर रही मिस्टर शेखावत, अवनी ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मैं सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर रही हूं। देवराज ने अपनी उंगली को उसके गाल से उसकी ठुड्डी तक सरका दिया, जिससे वह मजबूरन अपनी आंखें उसकी तरफ उठाकर देखें। सीमाएं? तुम्हारा मतलब है तुम्हारे बनाए हुए नियम। जब मैं किसी चीज का मालिक होता हूं अवनी, तो कोई सीमा नहीं होती। और हाँ, उसने अपनी आवाज को और गहरा किया, यहां हम अकेले हैं। तुम मुझे देवराज कह सकती हो। मैं ये तब करूंगी जब हम व्यावसायिक संबंध में न हों, अवनी ने थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई। देवराज ने अचानक उसे ढीला छोड़ा और अपनी जैकेट उतारकर पुराने पियानो पर फेंक दी। ठीक है, व्यावसायिक, उसने कहा। यह पियानो यहां क्यों रखा गया है? क्या तुम इसे हटा रही हो? अवनी ने मौके का फायदा उठाया और देवराज से दूर हो गई। नहीं, ये घर की आत्मा है। मेरी डिजाइन प्लानिंग में मैं इसे साफ करूंगी और इसकी मूल स्थिति में बहाल करूंगी। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि विंटेज लुक के साथ आधुनिकता का तालमेल बिठाना जटिल है। वो पूरी तरह से पेशेवर मोड में आ गई। उसने अपनी नोटबुक खोली। डिजाइन पर बात करते हैं। बेसमेंट और पहली मंजिल। मैं इसे ओपन प्लान लिविंग स्पेस बनाने की सोच रही हूं। देवराज उसे खामोशी से देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही तीव्र निजी समझदारी थी जो वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। तुम बहुत होशियार हो अवनी, उसने प्रशंसा के लहजे में कहा, जो अवनी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। तुम अपने काम को अपनी ढाल बनाती हो, लेकिन क्या तुम सिर्फ ओपन प्लान लिविंग चाहती हो? वो पियानो के पास गया और एक चाबी दबाई। एक सुस्त, दुखद स्वर हवा में गूंज उठा। मुझे यहाँ सिर्फ डिजाइन नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो मेरी दादी की यादों को जीवित रखे। मुझे पता होना चाहिए कि तुम इस जगह को समझती हो। उसने अपनी आंखें अवनी पर टिकाईं। आज रात हम यहीं रहेंगे। तुम इस घर की ऊर्जा को महसूस करोगी। मैं तुम्हें डिजाइन ब्रीफ दूंगा, हर कमरे के लिए, हर कोने के लिए। और हाँ, यहाँ कोई सेवादार नहीं होगा। तुम्हें मेरे लिए डिनर तैयार करना होगा। अवनी भौचक्की रह गई। मैं आपकी शेफ नहीं हूँ देवराज, तुम मेरी पीए हो, और तुम्हें पता है कि मेरी खुशी मेरा व्यापारिक फैसला है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी फर्म का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इस घर के खाने से कितना खुश हूँ। ये स्पष्ट रूप से ब्लैकमेल था। अवनी को पता था कि देवराज उसकी हर सीमा को जानबूझकर पार कर रहा था। ठीक है, अवनी ने कठोरता से कहा, लेकिन मैं सिर्फ काम के लिए रहूंगी।
और हम अपने अपने कमरों में रहेंगे। जरूर, देवराज ने मजाकिया अंदाज में कहा। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। रसोई में रात कुछ घंटों बाद विला की पुरानी लेकिन बड़ी रसोई में अवनी बहुत ही साधारण पास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके पास सीमित सामग्री थी और उसे देवराज पर गुस्सा आ रहा था कि वो उसे जानबूझकर इस निजी और अपरिहार्य स्थिति में धकेल रहा था। तभी देवराज रसोई में आया। हाथ में 2 वाइन के गिलास थे। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खोल रखे थे, जिससे वो और भी ज्यादा लापरवाह और आकर्षक लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अवनी ने पूछा। मैं अपने डिनर का इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हें कंपनी दे रहा हूँ। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम वाइन पीती हो। उसने एक गिलास अवनी की तरफ बढ़ाया। अवनी ने मना कर दिया। काम करते समय नहीं। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है अवनी, यहाँ सिर्फ खाना पकाया जा रहा है, देवराज ने कहा और अपने गिलास से एक घूंट लिया। अचानक अवनी ने गलती से तेल का एक छींटा मार दिया और वो झटके से पीछे हटी। देवराज तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ? क्या तुम जल गईं? उसने चिंतित आवाज में पूछा और अवनी के हाथ को पकड़ लिया। उसका स्पर्श अब भी आग जैसा था। मैं ठीक हूँ। अवनी ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया, लेकिन उनका करीब होना कमरे में तनाव भर रहा था। तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती हो? देवराज ने सीधे पूछा। क्योंकि आप हमेशा मेरी सीमाओं को लांघने की कोशिश करते हैं, अवनी ने पलटवार किया। देवराज धीरे से उसके करीब आया। नहीं अवनी, मैं तुम्हें अपनी हकीकत स्वीकारने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। कल रात जब तुम मेरी बाहों में थीं, क्या वो सीमा लांघना था या सच था? अवनी ने सांस रोके रखी। वह एक गलती थी। गलती? देवराज ने उसकी आंखों में देखा। हम 6 महीने तक गलती नहीं कर सकते। या तो ये व्यापार है या ये कुछ और। उसने पास्ता की मेज पर रखे हुए कागजातों को किनारे हटाया और मेज पर झुक गया। चलो एक नियम बनाते हैं, उसने कहा। इस विला में जब तक हम इसे नया रूप नहीं देते तब तक हम सिर्फ काम के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात जान लो, हर काम का एक निजी मतलब होगा। अवनी के पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ काम के लिए हैं। बहुत अच्छा, देवराज ने जीत की मुस्कान के साथ कहा। तो मिस अवनी, मेरी डिजाइनर, मुझे बताओ तुम मेरी दादी के मास्टर बेडरूम को कैसे डिजाइन करोगी, जहां मेरी दादी ने अपना पूरा जीवन बिताया था और जहां शायद मैं भी सोऊंगा। यह एक स्पष्ट जाल था और अवनी को पता था कि इस विला में हर कमरा देवराज के व्यक्तिगत खेल का मैदान बनने वाला था।